सो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सिलेबस के फर्स्ट पेपर का पहला यूनिट में है और वो है हिस्टोलॉजी ऑफ एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके बाद हमें लीवर का और पैनक्रियास का, लंग्स का और दूसरे ऑर्गन्स की हिस्टोलॉजी और उसकी फंक्शन को पढ़ना है। तो राइट इन द बिगिनिंग हम अभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है? बेसिकली आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रखा है पहले, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपने पढ़ा है बेसिकली वही चीज हम पढ़ेंगे। जो इसको हम आहार नाल या पाचन नाल कहते थे वही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जब गैस्ट्रो शब्द आए तो ये समझ लीजिए आप कि कहीं ना कहीं उसका स्टमक से या आमाशय से लेना देना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डाइजेशन की आवश्यकता शरीर को पड़ती क्यों है। ठीक है, तो जब भी कोई जानवर रह रहा है, उसकी जो एक लाइफ है, कोई भी लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है धरती पर, तो उसको रहने के लिए क्या आवश्यकता? उसको पड़ती है आवश्यकता एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा की। और वो ऊर्जा जो है वो कहां से आएगी? भोजन से आएगी। और भोजन में ऊर्जा संचित तो होती है, लेकिन उस ऊर्जा को, वो जो संचित ऊर्जा है, उस ऊर्जा को रिट्रीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें भोजन के ऑक्सीडेशन की आवश्यकता पड़ती है। और आपने इसलिए ऑक्सीजन होगा। और ये जो भोजन और ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, ये आपको पता है कि ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और उसके बारे में आप रेस्पिरेशन में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। तो भोजन और ऑक्सीजन मिलकर के ये एनर्जी बनाते हैं। और एनर्जी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम काम करते हैं, हमारा शरीर ग्रो कर रहा है, हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है, शरीर के सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, हमारा बॉडी बिल्डअप हो रहा है, शरीर के अंदर जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं उनको संचालित करना है। तो उन सब के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात कि हमारा जो शरीर बना है, जो शरीर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो होते हैं प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसाएं वगैरह। तो वो जो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये भोजन से ही आते हैं। यानी कि हमारे शरीर का ग्रोथ तभी हो पाएगा जब वो बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि दूसरी चीजें हमें मिलेंगी। उसके बाद हम ये देखें कि जो रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होता है, जैसे अमाइनो एसिड्स चाहिए होता है ताकि हमारा बॉडी बिल्डअप हो, बहुत तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस हों। उन एमीन्स की आवश्यकता हमें कई तरह से पड़ती है। शर्करा की आवश्यकता पड़ती है ऊर्जा के लिए, वसा की आवश्यकता ऊर्जा के लिए, गर्मी के लिए पड़ती है। और न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि जो डीएनए और आरएनए है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल, ये सारी चीजें भोजन से आती हैं। अब सवाल यह है कि भोजन से आती तो है, लेकिन भोजन को हम ग्रहण करेंगे और भोजन किस प्रकार से ग्रहण होने के बाद हमारे शरीर में उसका उपयोग कैसे होगा, ये देखना ज्यादा जरूरी है। उसी प्रकार से जो सिंथेसिस के लिए अलग अलग जो संश्लेषण क्रियाएं शरीर में होती हैं, उसके लिए एटीपी आता है, वो भी भोजन से आता है। तो ये आपने देखा कि फूड और ऑक्सीजन मिलकर के जो एटीपी बनाते हैं, ये एटीपी हमें एनर्जी देता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए बनाने में ये सारे रॉ मटेरियल्स काम आते हैं, और जितने भी सिंथेटिक क्रियाएं शरीर में होती हैं उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम देखें कि पोषण क्या है और पोषक पदार्थ क्या है। इसेंशियल पोषक पदार्थ यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर द इसेंशियल सब्सटेंसेस दैट योर बॉडी नीड्स इन ऑर्डर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। यानी कि शरीर के वृद्धि के लिए, शरीर में ग्रोथ के लिए, अभिवृद्धि के लिए, और इस शरीर के स्वस्थ रहने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो हमारे शरीर के सेल्स को बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, हमारे शरीर के सारे जो मेटाबॉलिक और दूसरे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उन सबको संचालित करते हैं। और हमारे शरीर के जो नो सिंगल फूड सप्लाई ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी नीड्स टू फंक्शन। ठीक है, कि हमारे शरीर के सारे सिस्टम को फंक्शन करने के लिए हमें कई न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए आप यहाँ पे 6 कैटेगरी के न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन कौन से हैं?
पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दूसरा वाटर होता है, फिर एमाइनो एसिड्स या प्रोटीन होते हैं, फिर लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें क्या क्या आ गया, इसको वाटर तो खैर एक इसेंशियल सब्सटेंस है ही, लेकिन बेसिकली 3 चीजें आप यहां देखिए, एक है प्रोटीन, दूसरा है वसा और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके अलावा हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, इसके अलावा हमें मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सोडियम है ना, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, कोबाल्ट है ना, मॉलिब्डेनम है, ये सारे बहुत सारी चीजें, हमारे आयोडीन है, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को संचालित करने के लिए, हमारे विटामिन बनाने वगैरह के लिए काफी आवश्यक होती है। यानी कि शरीर के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में हमें आवश्यकता पड़ती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन हैं और मिनरल्स हैं। Vitamins are the essential part of the nutrients that is required in the body to regulate its body functions. और मिनरल्स में हमने कोबाल्ट, निकेल, मॉलिब्डेनम ये सब हमने बताया आपको, है ना। फिर आगे चलें कि हमें ऊर्जा प्राप्त कहां से होती है। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल इसका ये है कि आप सबने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है। ऊर्जा के बारे में आप सारे जानते हो कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ये आपके थर्मोडायनामिक्स का रूल भी कहता है कि जो एक क्लोज सिस्टम में जो टोटल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऊर्जा न तो बनती है न नाश होती है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहां से मिलती है। आप कहोगे भोजन से आती है, फिर भोजन में कहां से ऊर्जा आई, भोजन ने ऊर्जा को जनन तो नहीं किया होगा, भोजन में ऊर्जा जनरेट तो नहीं हुई होगी। तो ऊर्जा का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सूर्य है, और जो सोलर एनर्जी होती है, जो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है, जो रेडिएंट एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, वो भोजन के रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में ऑटोट्रॉफ्स जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर संचित हो जाते हैं, ठीक है। और फिर प्लांट्स को जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो ग्रहण करते हैं, जिसमें जैसे शाखा, सबसे पहले आप जानते हो कि जो ट्रॉफिक लेवल्स आपने पढ़े हैं, तो सबसे पहले हर्बीवोर्स होते हैं जो पहले ट्रॉफिक लेवल पर है, मतलब प्रोड्यूसर्स। ये जो सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, हरे पौधे, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ये सब आपने पढ़े हैं। तो वही सारी चीजें हैं, बेसिकली इसका अभी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जो खाते हैं, दी आर द फ्यूल फॉर ऑल सेलुलर वर्क्स, और उसके लिए हमें बायोसिंथेसिस के ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल चाहिए होता है। बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक का मटेरियल बनता है, हमारे बोन्स बनते हैं, कार्टिलेज बनते हैं, मसल्स बनते हैं। इन सब के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो सारा भोजन प्रोवाइड करता है, उससे आता है। तो ये पार्ट है कि भाई फूड हमने पा लिया, फूड हमने पा लिया, अब उस फूड को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो वो चीज कहलाती है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। पोषण के मतलब फूड आपने लिया, और उसके बाद भोजन लेने के बाद क्या क्या चीजें होती हैं, कि कैसे हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर क्या होता है। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन है, जो प्राणियों में पोषण की क्रिया है, उसको आप इन 5 भागों में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड, कि भोजन को आप ग्रहण करते हो। जैसे ये जानवर है, ये भोजन रखा हुआ ये ले रहा है, लेने के बाद जो दूसरी क्रिया होती है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब भोजन का पाचन, ठीक है। डाइजेशन मतलब भोजन का पाचन। पाचन करने के बाद जो पचा हुआ भोजन है उसको एब्जॉर्ब करने की बात होती है, यानी कि जो पचा हुआ भोजन है वो हमारी आहार नाल में उसका अवशोषण होता है, और उसके बाद जो अवशोषित पदार्थ है उसका एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण होता है, अर्थात कि वो चीजें हमारे शरीर के रक्त में मिल करके और शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लीवर में जाके प्रोसेसिंग होती है, फिर अलग अलग ऑर्गन में जाती है,
और इन सारे डाइजेशन की प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद जो बचा हुआ भोजन है वो इजेशन यानी कि वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, एलिमिनेट हो जाता है, शरीर से निकल जाता है। तो ये हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो हम फिजियोलॉजी और फंक्शन पढ़ेंगे तो उनमें हमें डाइजेशन मूल रूप से पढ़ना है, ठीक है। डाइजेशन क्या है, देखिए डाइजेशन का मतलब ये सारी चीजें, इसकी सबसे पहले आपने ये देखिए, सबसे पहले भोजन लिया, ये हर प्राणी लेता है, पैरामीशियम है ये भी ले रहा है, जो बड़े जानवर है वो भी लेते हैं। फिर डाइजेशन, डाइजेशन मतलब पाचन। पाचन क्या है कि सबसे पहले आप जो फूड खा रहे हैं वो सॉलिड अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में, और उसका जाकर के होना है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण होना है। तो जो अवशोषण की क्रिया जो होगी, आप जानते हो कि किसी भी चीज को किसी सरफेस पे अवशोषित कराना है तो सॉलिड चीजें अवशोषित नहीं हो सकती। जैसे कोई चीज, जैसे शक्कर का घोल है तो वो अवशोषित हो जाएगा किसी भी सरफेस पे किसी भी चीज में, लेकिन अगर आप ड्राई शक्कर रख देंगे तो कहीं अवशोषित नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड से पहले उसको लिक्विड में बदलना है और उससे पहले उसके छोटे छोटे पीसेस करने, फिर उन फूड को हमें फर्दर केमिकली ब्रेक डाउन करना है। केमिकल ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है तो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म हम खाते हैं वो फॉर्म हमारे शरीर में स्वांगीकृत नहीं हो सकता। हमने खाया स्टार्च, स्टार्च स्वांगीकृत नहीं होगा। स्वांगीकृत होने के लिए, शरीर में काम आने के लिए उसका ग्लूकोज में बदलना जरूरी है। हमने प्रोटीन खाया, अंडे से, मीट से, दाल से, दूध से, दही से, जहां से भी प्रोटीन खाया उसका एमाइनो एसिड में कन्वर्जन होना जरूरी होता है, ठीक है। और जब तक वो एमिनो अम्ल में वो बदलेगा नहीं, उसका परिवर्तित नहीं होगा, तब तक उसका शरीर में उपयोग नहीं है। उसी प्रकार से वसा है, जब तक कि वसा अम्ल ग्लिसरॉल जैसे पदार्थों में नहीं बदलेगा तब तक उसका उपयोग नहीं है। तो डाइजेशन की क्रिया इसे सुनिश्चित करनी होती है कि उसमें मैकेनिकल यानी कि जो कहते हैं शरीर को तोड़ने की, भोजन को तोड़ने की क्रिया हो और उसका रासायनिक पाचन हो। ये हम आगे समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना, आगे के स्लाइड्स में आपको समझ में आएगा। उसके बाद भोजन को एब्जॉर्ब करने की बात होती है, ठीक है। भोजन को एब्जॉर्ब करना मतलब उसको अवशोषित करना, और फिर उसको जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको एलिमिनेट करना। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम सीधा आते हैं डाइजेशन पे। जो आपको पढ़ना है उसको हम डाइजेशन की क्रिया को हम, तो जैसे मैंने कहा कि डाइजेशन यानी कि पाचन की जो क्रिया है वो होती क्या है, इसको समझना। आप पढ़ते आ रहे हो पाचन, लेकिन अक्सर मैंने जब बच्चों से इंटरेक्ट किया है क्लास में तो उनको ये पता नहीं होता पाचन पाचन करते भोजन पच गया। पच गया मतलब क्या हो गया? हमने खाना खाया, भोजन पच गया, तो पच के गया कहां, कहां गायब हो गया भोजन, क्या हुआ उसके साथ? तो बेसिकली यहां जो लिखी हुई चीज है, पहला बुलेट पॉइंट क्या कहता है कि डाइजेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू मोनोमर दैट कैन बी एब्जॉर्ब, मोनोमर दैट कैन बी एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज बाय द सेल्स। मतलब सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स मैंने कहा ना कि अगर भोजन ले रहे हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, रोटी में स्टार्च होता है, चावल में स्टार्च होता है, तो ये जो हम स्टार्च खा रहे हैं, स्टार्च सीधे सीधे कोशिकाएं ग्रहण नहीं कर सकती या इनका अवशोषण नहीं हो सकता। तो कोशिकाएं उसको मतलब शरीर स्वांगीकृत करे, कोशिकाओं द्वारा उसका अवशोषण हो और उससे पहले वो अवशोषित हो, इसके लिए जरूरी है कि वो ग्लूकोज बनेगा। और उदाहरण में प्रोटीन और वसा के भी अभी चर्चा की मैंने। उसके बाद जो सॉलिड फूड है उसको लिक्विड बनाना आवश्यक है, और फिर कॉम्प्लेक्स केमिकली फॉर्म जो फूड है वो सिंपलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? शुगर है में, जैसे देख लीजिए स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सारे पॉलीसेकेराइड हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स है। इन सबको सिंपल शुगर यानी कि मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इन चीजों में बदलने की जो क्रिया होती है वो पाचन है। और जो एनिमल्स होते हैं, जैसे नॉर्मली हम
जूलॉजी में पढ़ते हैं कि कुछ किसी एनिमल का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो कंप्लीट होता है, किसी का इनकम्प्लीट किसका होगा, जिसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में दो ओपनिंग होगी, एक माउथ होगा और दूसरा एनस यानी गुदा होगा, इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए बेसिकली जो डाइजेस्टिव प्लान है पूरे एनिमल किंगडम में, जितने भी थोड़े विकसित जानवर हैं, जो मतलब क्या कहते हैं हेलमेंथिस से ऊपर के जानवर हैं, उन सब में आप देखोगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्लान होता है वो करीब करीब एक ही जैसा होता है। सिर्फ फूड हैबिट के हिसाब से या उस जानवर के रहने सहने के हिसाब से क्या होता है कि उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे हर जानवर में आपको माउथ मिलेगा, मुंह मिलेगा। माउथ जो है वहां से भोजन जाता है जिस चीज में, उसको हम कहते हैं फेरिंक्स यानी कि ग्रसनी। ग्रसनी से वो जाता है ग्रसिका में। ग्रसिका के बाद अब ये जैसे ये कौन सा जानवर है, ये अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म में जाकर के क्रॉप में जमा होता है। फिर गिजार्ड होता है जहां भोजन का चबाना और स्टोरेज के काम होता है। फिर यहां से ये जो इंटेस्टाइन है ये होता है, एनस होता है। यही चीज ऑलमोस्ट ये जो ग्रास हॉपर है इसमें है। चिड़िया में भी आपको क्रॉप और गिजार्ड दिखता है, लेकिन क्रॉप और ये गिजार्ड की आवश्यकता ह्यूमन बीइंग में नहीं पड़ती। जैसे हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग के केस में बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है, मुख गुहा के अंदर जीभ है, जीभ के नीचे यहाँ एपिग्लॉटिस है, ऊपर इस साथ में देखिए यहाँ 3 ये स्लाइवरी ग्लैंड है जिसकी चर्चा यानी कि लसिका ग्रंथियां, लसिका नहीं सॉरी क्या कहते हैं, लार ग्रंथियां, 3 जो लार ग्रंथियां हैं 3 प्रकार की, और यहां से ये फेरिंग्स यहां तक है। मतलब जैसे ही भोजन इस ओसोफेगस यहां से यानी विंड पाइप के साथ साथ ये ओसोफेगस यहां से जा रहा है, तो ओसोफेगस तक पहुंचाने का काम जो होता है वो ये देखिए यहां पर आप देख रहे हो ये फेरिंग्स है, और फेरिंग्स के बाद का एरिया ये ओसोफेगस है। ओसोफेगस से फिर आमाशय है। आमाशय के बाद यहां जैसे आमाशय घूमता है ऐसे करके, और आमाशय जहां पर टर्न होता है, ठीक है, आमाशय जहां पर टर्न होता है उस जगह में एक तो होता है ये पैनक्रियास, और दूसरी तरफ आप देखिए यहां पे लीवर बना हुआ है। ठीक है, लीवर में यहां पर गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय है। पित्ताशय से ये बाइल डक्ट आता है जो यहां पर मिलता है। तो कहने का मतलब जो यहां पर पैनक्रियास है और ये जो गॉल ब्लैडर से जो बाइल आ रहा है ये यहां पर डियोडिनम में वहीं पर मिलता है जहां पर कि ये यू शेप में ऐसे आहार नाल घूम रहा है आमाशय के बाद, और फिर घूमने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया पूरा जो यहां पर आकर के मिल जाएगा, जहां पर आपको अपेंडिक्स भी दिख रहा होगा। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है जिसमें असेंडिंग लूप है, ट्रांसवर्स लूप है, और फिर डिसेंडिंग लूप है, फिर वहां पर रेक्टम होता है और एनस होता है। तो मोटे तौर पर अच्छा ये आमाशय में देखिए कि जहां पर जो आमाशय का जो ऊपरी भाग है, ये पार्ट जो होता है आमाशय का, इसको हम कहते हैं ये कार्डियक स्टमक है। कार्डियक है ये, यहाँ पर ये बीच वाला पार्ट ये फंडस कहलाता है और ये पाइलोरिक कहलाता है। और यहाँ पर देखिए कि ये जो जहाँ पर जैसे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो रही है, ये यहाँ का ये इस जगह का ये मैग्नीफाइड इमेज है। तो आप देखिए कि यहाँ पर अपेंडिक्स है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर आ गया और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन जाता है। ठीक है, फिर आप ये दांतों के बारे में आप जानते हो 4 तरह के दांत होते हैं, स्लाइड में स्किप कर रहा हूं। तो बेसिकली फूड पाइप जो होता है ओसोफेगस है जो हमारे यहाँ गले से नीचे तक जाता है। सॉलिड जो हमारा निगला हुआ भोजन है वो इसके जरिए नीचे तक जाता है, और वहां से कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक के अंदर यानी कि जो आमाशय है उसके अंदर पाचक रस निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते हैं और म्यूकस निकलते हैं। सबकी चर्चा हम करेंगे और किस प्रकार से ये प्रोटीन को पचाने में और भोजन के साथ जो बैक्टीरिया वगैरह चला गया है उसको नीचे जाने में मदद करते हैं। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ जो आहार नाल है उसमें तो ठीक है, आमाशय सीधा
डिओडिनम में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और क्या कहते हैं रेक्टम और एनस के जरिए खत्म हो गया। लेकिन साथ में जो स्ट्रक्चर्स होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक होता है लीवर और दूसरा होता है पैनक्रियास। लीवर जो होता है उसका सिक्रीशन भी बाइल या पित्त के रूप में आहार नाल को चाहिए, और जो पैनक्रियास है उसका तो काम ही पाचन का होता है। उससे जो पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं वो पाचन में उनका बहुत ही ज्यादा महत्व है। ठीक है, चलिए इसको मैं स्किप करता हूं। ये देखिए, हाँ, कुछ जानवर जो होते हैं वो रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट क्यों कहलाता है? जैसे गाय है। अब गाय में देखिए आहार नाल है, ये इनका जो आमाशय है, आमाशय से पहले एक चैम्बर बना हुआ है। देख रहे हो आप, ये जो चैम्बर है इसको हम कहते हैं र्यूमेन, और इसीलिए इन जानवरों को हम र्यूमिनेंट कहते हैं। तो र्यूमेन क्यों होता है? र्यूमेन इसलिए होता है कि गाय जब घास चर रही होती है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि घास को चबाए अच्छे से। वो एक बार जल्दी जल्दी खाना खा करके और इस र्यूमेन में जमा कर लेती है। ठीक है, और उसके बाद इस र्यूमेन से वापस खाना इसके मुंह में जाता है, और फिर गाय भैंस या जो भी जानवर है वो जुगाली करता है। आपने देखा होगा कि जानवर अपने जगह पे बैठे हुए हैं और उसके मुंह चल रहे हैं, मतलब वो जुगाली कर रहे हैं। जुगाली में वही होता है, ये जो र्यूमेन में खाना आया है ये मुख गुहा तक आता है और वहां जाकर के फिर से इसको चबा करके और फिर भेजा जाता है। इसीलिए इस स्लाइड में तो जो रिसीविंग जो माउथ पार्ट है, जैसे मैंडिबल है, जॉ है, टीथ हैं, फिर बक्कल कैविटी, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, गले वाला पार्ट, जिसमें कि क्या होता है, और बक्कल कैविटी में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां होती है। सब हम आगे करना है। तो देखिए, अभी मैंने कहा कि मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब कि जैसे चक्की में किसी चीज को पीसा जाता है, इट्स मैकेनिकल थिंग। तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, हमारे दांत होते हैं जो दांतों को, भोजन को महीन पीसते हैं, और उसको पीसने में अगर लार नहीं हो तो उसको पीसना बिल्कुल असंभव है। ठीक है, तो पहला चीज तो ये होता है, माउथ के अंदर जो फंक्शन होता है, जो मुख गुहा के अंदर पाचन से संबंधित फंक्शन ये होता है कि वो चबाया जाता है, और चबाने में जीभ बहुत मदद करता है, क्योंकि अगर जीभ नहीं हो तो भोजन सही से दांत के नीचे जाएगा नहीं, और फिर उसके बाद चबाना उसका मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज होती है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन मतलब वहां से भोजन का जो रासायनिक पाचन है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि जो अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां होती हैं जो लार स्रावित करती हैं, और लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एमाइलेज। ठीक है, एमाइलम का मतलब होता है शुगर। तो शुगर पर जो काम करने वाले एंजाइम है उसको हम एमाइलेज कहेंगे, यानी कि जो स्टार्च है उसका पाचन शुरू हो जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ जो लार में म्यूकस यानी कि जो लसलसा पदार्थ होता है वो होता है, और वो से क्या होता है कि जो म्यूकस पूरे के पूरे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या जो आहार नाल है पूरे के अंदर की दीवार पे होता है, जो इसकी जो हमारे पाचन की जो नली है अंदर से उसकी जो सॉफ्ट लाइनिंग है वो उसको प्रोटेक्ट करता है और भोजन को लुब्रिकेट करता है। अगर लार नहीं हो तो आप भोजन निगल नहीं सकते। भोजन दांतों द्वारा पीसा जाता है, उसमें लार मिक्स किया जाता है, और लार मिक्स करने के बाद ही वो भोजन इस अवस्था में आता है कि आप उसको गले के नीचे से उतार सकें, उसको निगल सकें। लार का दूसरा फंक्शन ये है कि ये थूक के रूप में, लार के रूप में हमारे मुंह में रहता है, और ये क्या करता है कि मुंह के अंदर या भोजन के द्वारा किसी बनने वाले जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता जाता है। अगर ये लार नहीं हो मुंह में तो सारे दांत हमारे गिर जाएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ एंटी बैक्टीरियल केमिकल होते हैं, जैसे ये अभी छुप गया है, ये मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो ये देखिए, इसमें लाइसोजाइम होता है, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया मुंह में चला आया, कि आप मान लो कोई आपने एक मूली
ली खेत से और उसको धोया और खाने लग गए, या आपने गाजर उठाई खाने लग गए आप, जो प्रॉपरली पका हुआ नहीं है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होने की संभावना है। तो उन बैक्टीरिया को मुंह में घुसने के बाद सबसे पहले सामना करना पड़ता है लार का। लार के अंदर लाइसोजाइम जो होता है बैक्टीरिया किल करता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जिसको हम एंटीबॉडीज भी अब बोलते हैं दूसरी भाषा में, उससे वो बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये सारे उन बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा था कि जो लार ग्रंथियां होती हैं, वो लार ग्रंथियां देखिए 3 प्रकार के। एक तो सबसे पहले कान के नीचे इस रीजन में जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। फिर दूसरा क्या है, जीभ के नीचे है जिसको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। और एक मैंडिबुल यानी कि हमारे जबड़े होते हैं साइड में, यहाँ पर जो है वो क्या है, उस जबड़े के नीचे जिसको हम कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो लार का स्राव करती हैं। और ये लार जो ग्रंथि है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें डक्ट्यूल्स होते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो क्या होते हैं, बेसिकली डाइजेस्टिव जो केमिकल डाइजेशन होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के माध्यम से ही होता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च को अगर ग्लूकोज में बदलना है तो बिना डाइजेस्टिव एंजाइम्स के संभव नहीं है। वहां अगर एमाइलेज नहीं होगा तो ग्लूकोज में नहीं बदल पाएगा। उसी प्रकार से जो प्रोटीन है वहां प्रोटीएज और दूसरे रिलेटिव एंजाइम्स अगर नहीं लगेंगे तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में नहीं बदल सकता। उसी प्रकार से जो वसा है जिसको हम लिपिड कहते हैं, वहां अगर लाइपेज नहीं हो तो वो नहीं बदल सकता। और ये जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में बदलने की जो क्रिया है ना, बेसिकली किसी भी जो केमिकल ब्रेकडाउन डिकम्पोजिशन को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो देखिए, एंजाइम्स आर इसेंशियल इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन स्मॉल एंड एब्जॉर्बेबल यूनिट। स्मॉल मतलब सिंपल, कि अगर स्टार्च है तो स्टार्च को कन्वर्ट किया गया किसमें, मोनोसेकेराइड में। तो उसी प्रकार से दूसरा उसको स्मॉल किया और उसको अवशोषण के युक्त बना दिया। तो फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं ये हाइड्रोलिसिस के जैसे ये कोई फूड मॉलिक्यूल है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम ने क्या किया, उसका एक हाइड्रोक्सिल मूलक के साथ जोड़ दिया, इसके वैसे तोड़ दिया। तो प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल एमाइनो एसिड्स। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, द पॉलीसेकेराइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर एंड फैट्स आर रिड्यूस्ड टू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एटसेट्रा। ठीक है, ये चीजें हम बताते हैं, इसे मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अब हम देखते हैं कि जो निगलने की क्रिया क्या होती है, थोड़ा सा समझ लें, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का है नहीं अभी आपके लिए, लेकिन ये चीजें आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और दूसरी जगह आप जाओगे तो वहां काम आएगा। बेसिकली हमें पढ़ना तो सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ही है, तो हम इसको स्किप कर सकते थे, लेकिन ये बताना मैं इसलिए जरूरी समझता हूं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखते हो ये मुख गुहा है, ये जीभ है। जीभ के द्वारा, दांतों द्वारा चबाया गया जो भोजन का जो गोला था, जिसको हम बोलस कह रहे हैं, अभी ये बोलस यहां जा रहा है। तो बोलस अभी नहीं जा सकता नीचे, क्यों? क्योंकि यहां पर एक एपिग्लॉटिस है और एपिग्लॉटिस अभी ऊपर है। ऊपर होने के कारण क्या है कि अभी सांस के द्वारा, नाक के सांस के द्वारा जो हवा जा रही है ना, ये देखिए, ये नासिका द्वार से जो नेजल चैम्बर है वहां से ये हवा जा रही इधर, अभी ये बंद है। जो ओसोफेजियल स्फिंक्टर है, यहाँ जो मसल्स है जो ओसोफेगस या ग्रसिका के ऊपर लगा हुआ है, ये बंद है क्योंकि एपिग्लॉटिस अप है। और जब तक एपिग्लॉटिस अप है तब तक भोजन आप निगल नहीं सकते। भोजन को निगलने की क्रिया के दौरान क्या होता है कि जो एपिग्लॉटिस होता है, ये यहाँ पर एक फ्लैप होता है, एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप है जो डाउन होकर के क्या करता है कि जो श्वसन नलिका है उसको ब्लॉक करता है। क्योंकि आप ये देख रहे हो कि यहाँ जो ग्रसनी तक का पार्ट है, तो ये आगे जो है इसके ये श्वास नलिका है जो लंग्स तक जा रही है, और दूसरी एक आहार नाल है जो स्टमक तक जा रही है। भोजन इसमें नहीं जा सकता और हवा इसमें नहीं जा सकती। इनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। भोजन अगर एक दाना भी अगर लंग्स की तरफ चला गया तो बहुत खतरनाक हो सकता है।
तो यहां पर यह काम कि जब भी आप भोजन चबाने की कोशिश करते हो, ये जो एपिग्लॉटिस है, ये देखिए जो एपिग्लॉटिस है ये हमेशा क्या करता है, पहला काम ये डाउन हो जाता है। डाउन होने के बाद ये जो श्वास नली है, ट्रैकिया है, इसको बंद करता है ताकि भोजन इधर नहीं जाए। और वही होता है कि खाते वक्त आपका किसी ने ध्यान भटका दिया या आपका कहीं चला गया, निगलने के दौरान, पानी पीने के दौरान अगर ये ट्रैकिया, ये एपिग्लॉटिस ठीक से बंद नहीं हुआ तो आप क्या होता है, खांसी आने लगती है, होता है ना। तो ये उसकी प्रक्रिया है। दूसरी चीज कि ये जब भोजन आहार नाल में आता है तो आपको पता है कि सिंपल फिजिक्स का नियम ये कहता है कि किसी चीज को गतिमान रखने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा चाहिए या कोई ना कोई चीज चाहिए कि कोई चीज। भोजन अगर आहार नाले मूव कर रहा है तो अपने आप मूव नहीं कर रहा है, वहां पर एक मोशन होता है, इसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। उस पेरिस्टाल्टिक मोशन के जरिए, मतलब ये क्या होता है कि हमारे जो आहार नाल है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें कुछ इनवॉलंटरी मसल्स हैं, यानी कुछ अनैच्छिक पेशियां जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो लगातार संकुचित होती रहती है। जैसे यहां देखिए, अभी ये कंस्ट्रिक्ट कर गया, थोड़ी देर में ये फैल जाएगा, ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। तो इस तरह से संकुचित, यहां से क्या होगा, ये जब फैलेगा तो क्या होगा, यहां से भोजन नीचे आ जाएगा, फिर ये फैला हुआ भाग फिर सिकुड़ जाएगा, फिर यहां भोजन जमा होगा, फिर ये फैलेगा, फिर ये संकुचित हो जाएगा, फिर भोजन चला आएगा नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से भोजन आगे जाता है। तो आपने जैसे देख लिया कि अभी हम यहीं पर समराइज करेंगे कि मुंह की गुहा के अंदर क्या होता है कि भोजन जो है वो चबाया जाता है, मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन चालू हो जाता है। इसमें स्टार्च को डाइजेस्ट किया जाता है, भोजन में जो जर्म्स है वो मार दिए जाते हैं और उसको फूड को क्या किया जाता है, मॉइस्चर कर दिया जाता है। अब आगे का लेक्चर जो इसका है, हम आगे का जो प्रेजेंटेशन होगा, जो हम इससे शेयर करेंगे, उसमें दिखाएंगे।